हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से बेसिक लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स। अपने आप में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इसके बेसिक का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में कंसिडर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपके लिए चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले केमिकल थर्मोडायनामिक्स ये चैप्टर है और इसके अंदर सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो कि सिस्टम क्या होता है। जनरली केमिकल थर्मोडायनामिक्स में आपको सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, ठीक है, इन चीजों से डील करना होता है। क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल पे चीजें होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टीचर इन सब पे ध्यान नहीं देते हैं और बच्चों को समझ में आता है कि ये सब चीजें हो क्या रही हैं, कौन किस में क्या बोला जा रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी जानना है कि भाई सिस्टम क्या होता है। देखो सिस्टम क्या होता है जनरली, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई सिस्टम की बात हो रही है तो ये जनरली बात कर रहे हैं कि जिसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूं, थर्मोडायनेमिकली जिसके ऊपर मैं रिसर्च करने वाला हूं, उस चीज को मैं सिस्टम बोलूंगा। तो इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। आप कह सकते हो कि भाई सिस्टम क्या है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स है। जनरली समझने के लिए आप बोल सकते हो कि सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनेमिकली इन्वेस्टिगेशन, which is under thermo investigating ing। याद रखना पार्ट ऑफ यूनिवर्स होना चाहिए जिसको हम थर्मोडायनेमिकली क्या कर रहे हैं बच्चा, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मतलब उसके हम बारे में रिसर्च कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक रफली बोलूं कि भाई मैं घर पे बैठा हूं और वहां पर एक गर्म चाय की प्याली मेरे सामने रख दी गई है, बढ़िया से एक कप ऑफ हॉट टी बेसिकली मेरे सामने रखा हुआ है और मैं जानना चाहता हूं कि यार ये हॉट जो कप है इस समय चाय के साथ में, ये कितने टाइम में ठंडा हो रहा है, ये मैं एक जानना चाहता हूं। तो मैंने टाइमर लगा दिया, सेट कर दिया पूरा और देखना चाह रहा हूं कि भाई क्या हो रहा है। उसमें से लगातार वेपर, भाप जो है कि गर्म चाय में सब देखते हो कि थोड़ा भाप निकलता रहता है, तो भाप लगातार निकल रहा है, चाय ठंडी हो रही है। तो उसके बारे में जो मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा दैट इज बेसिकली कंसिडर एज सिस्टम। तो उसको मैं एज ए सिस्टम कंसिडर करूंगा। तो भाई एक पार्ट ऑफ यूनिवर्स होता है जिसको हम थर्मोडायनेमिकली क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। अब सराउंडिंग क्या होगा, तो उस सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी बच गया, जो कुछ भी बच गया एक्सेप्ट सिस्टम, याद रखना बस समझने के लिए, एक्सेप्ट सिस्टम, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज सराउंडिंग। मतलब वो गर्म चाय की प्याली को छोड़ के बाकी सब, हर एक चीज सराउंडिंग के रूप में काम करेगी। गर्म चाय की प्याली को छोड़ के बाकी सब जो है कि आपका सराउंडिंग जैसा बिहेवियर दिखाएगा। और अगर मैं पूछूं कि यूनिवर्स क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहीं पर देख लो थोड़ा सा समझने के लिए, यहीं पर देख लो कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि सर फिर यूनिवर्स क्या होता है, तो यूनिवर्स जो होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, जो यूनिवर्स होगा उसमें आप ये बोल सकते हो कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम यूनिवर्स बोल सकते हैं। कि जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये कंप्लीट यूनिवर्स बन जाएगा। क्लियर है? तो सिस्टम एंड सराउंडिंग को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलने वाले। चलिए ओपन सिस्टम क्या होता है। जब मैं सिस्टम की बात करता हूं तो ये चीज आपको देखने के लिए ओपन सिस्टम क्या होता है। तो गर्म चाय की प्याली को ओपन सिस्टम हम बोलेंगे अगर वो चाय के ऊपर हमने ढक्कन नहीं लगाया है। ये गरम गरम चाय की प्याली है, इसके ऊपर मैंने ढक्कन नहीं लगाया है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। लेकिन हमें समझना क्या है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, कि एक ऐसा सिस्टम जो ऑब्वियस से कवर नहीं किया गया, लेकिन उसमें क्या देखा जा रहा है कि जो वेपर है, वेपर को हम बोलेंगे मैटर। तो ये मैटर कहां जा रहा है, मैटर जा रहा है सराउंडिंग में और यहां से हीट निकल रहा है जिसको हम बोलेंगे एनर्जी। एनर्जी भी कहां जा रहा है, सराउंडिंग में। इसका मतलब कि ओपन सिस्टम वो सिस्टम माना जाता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों सराउंडिंग साथ में एक्सचेंज होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज,
मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग, कैन बी एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है अच्छे से कि भाई मैटर और एनर्जी जो है सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे यहां पर कि भाई ये ओपन सिस्टम है। क्या है ये? ओपन सिस्टम है। चलिए क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड सिस्टम अगर मैंने आपसे बोला कि भाई क्लोज्ड सिस्टम है तो आप बोलेंगे सर गरम गरम चाय की जो प्याली है उसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया है। अच्छा, ढक्कन लगाने से क्या होगा? क्या ढक्कन लगाने से चाय ठंडा होना बंद हो जाएगा? नहीं सर, चाय तो भी ठंडी होती है। मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया बढ़िया से। तो जब आप ढक्कन लगा देते हो तो इसका जो वेपर है, जो भाप होता है, वो बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब मैटर का जाना बंद हो गया। लेकिन एनर्जी अब भी बाहर जा रही है, एनर्जी अब भी बाहर जा रही है। मतलब आप ये कहने वाले हो कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग, नॉट मैटर, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग। बोलो समझ में आया? एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग, ठीक है, नॉट मैटर। ये आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, मैटर सराउंडिंग साथ में एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होगी, इस बात का ध्यान देना। तो ये अपने दिमाग में सेट कर लेना। क्लोज सिस्टम की बात हो रही है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है भाई? व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि गरम गरम जो चाय है उसको आपने थर्मस में डाल दिया है। थर्मस देखा है आप लोग ने? समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि ये जो है थर्मस है, ध्यान से देखना जरा। थर्मस में क्या होता है कि एक इंसुलेटर लेयर लगा होता है जिससे कि जो चाय की गर्मी है वो अंदर ही बनी रहती है। चाय काफी टाइम तक ठंड गर्म है तो गर्म ही रहेगा, मतलब बोलते हैं ना 12 घंटा 15 घंटा गर्म ही रहेगा, पूरा एकदम बढ़िया से क्लोज होता है। तो क्लोज टाइप में भी है और इंसुलेटर लगा हुआ है और अंदर आपने चाय भर दिया इस तरह से। तो अब हमें दो चीज देखने के लिए मिल रही है, न तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है न तो मैटर ट्रांसफर हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर तरीके से नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, नाइदर एनर्जी nor matter can be exchanged with surrounding, nor matter can be exchanged with surrounding, can be exchanged with surrounding। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको अच्छे लेवल पर कि भाई अगर किसी चाय को मैंने थर्मस में डाल दिया है तो मैंने उसको इंसुलेट कर दिया है। आइसोलेट करने का मतलब एकदम अकेला छोड़ दिया, मतलब अंदर कोई एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, मैटर भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आ रहा है समझ में? आपने कोरोना टाइम पे देखा होगा कि भाई तुमको आइसोलेट करना पड़ेगा, अरे तुम तो आइसोलेट हो जाओ, मतलब तुमको एकदम अकेला पैक करना पड़ेगा, घर में कमरे में अकेले बंद कर दो, तुम्हारा कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, ना तो तुम्हारी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ना तो तुम्हारी मैटर एक्सचेंज हो रही है। उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है? फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? जो सिस्टम है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है जब वो किसी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करने लगे। अमाउंट ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन, प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, तब समझ लेना कि भाई वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम भाई कितना ज्यादा कितना कम, कितना जगह घेर रहा है, कितना कम जगह ले रहा है, तो वो अमाउंट डिसाइड कर रहा है। मास हो गया, क्या है भाई ये? कितना कम कितना ज्यादा, वजन के ऊपर। इंटरनल एनर्जी हो गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसी का अगर अपोजिट देखना है कि भाई मुझे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलना है तो दे डू नॉट डिपेंड ऑन, ये समझ लो जैसे यहां पर आपने बोला कि प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, यहां पर बोलेंगे प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड, प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड ऑन मैटर, डू नॉट डिपेंड ऑन मैटर, या फिर इनडिपेंडेंट बोलेंगे तो भी चलेगा। डू नॉट डिपेंड ऑन मैटर, जैसे कि एग्जांपल के लिए प्रेशर लेना हुआ मुझे, भाई मुझे प्रेशर बोलना हुआ,
बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, ये सब चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में सेट करके चलना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज की जो आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसे प्रोसेस की जहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें बेसिक है, बहुत आनी चाहिए। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो ये जनरली बोल रहे हैं कि भाई एक ऐसा प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर जो होगा वो सेम होना चाहिए, सेम टेम्परेचर, जिसमें हम इस तरह से दिखाते हैं कि डेल्टा यू जो है जीरो हो जाता है जब हम टेम्परेचर को जीरो लेते हैं तो। ठीक है, जब हम टेम्परेचर जीरो लेते हैं तो डेल्टा यू हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी पूरा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर बोलेंगे तो भी चलेगा। ये वर्ड भी सुनने के लिए मिलता है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट इन दिस केस, तो कांस्टेंट टेम्परेचर एक ही चीज है। ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक किससे रिलेट करता है, प्रेशर से रिलेट करता है, तो यहां पर हम बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर। सिंपल, कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, जो प्रेशर होगा बच्चा वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आइसोकोरिक प्रेशर की, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी जो होगा वो हमारा अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्क डन हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है, मतलब हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग, हीट का कोई लेना देना नहीं, हीट चेंज ही नहीं है, मतलब क्यू इक्वल टू जीरो हो गया डायरेक्ट। यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस में आप बोल सकते हो कि हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड या हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग, तो यहां पर हीट का इंपॉर्टेंट है, हीट इज कांस्टेंट या एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट पॉसिबल, यहां पर जनरली क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जब आप पढ़ेंगे चैप्टर को तो आपको ये सब चीजों से डील करना होगा, जो आपको पहले से पता है तो बड़ी अच्छी बात होगी, आपके लिए चीजें समझना बड़ी आसान हो जाएंगे। एंथैल्पी की हम बात कर लेते हैं। सर एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी को हम एच से दिखाते हैं। एंथैल्पी इज लाइक इंटरनल एनर्जी यू प्लस पीवी वर्क डन, याद रखना। तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज एंथैल्पी का है कि यू प्लस पीवी वर्क डन, पीवी जो है ये वर्क डन होता है, पीवी क्या है, वर्क डन है। इसी चैप्टर में आपको डेरिवेशन के रूप में छोटा सा आएगा कि W इक्वल टू पीवी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई H जो होता है एंथैल्पी वो इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कुछ इस इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जैसे कि ये एक सिस्टम है, तो सिस्टम का वर्क डन और सिस्टम का हीट पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें सीटी में भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, और बोर्ड लेवल पर भी क्वेश्चन निकलते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन की, इसमें अगर बात करूं मैं, ये सिस्टम है मेरा, अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, ध्यान से सुनना जरा, सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूं, मतलब कि कौन काम कर रहा है, सराउंडिंग काम कर रहा है, सराउंडिंग, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग, लेकिन कहां पर, ऑन द सिस्टम। अगर ऑन द सिस्टम है तब समझ लेना कि भाई जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर सिस्टम ने काम किया, खुद सिस्टम ने खुद काम किया, कहां पर काम किया, सराउंडिंग के ऊपर, तब वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल समझा रहा हूं, एक हमने पिस्टन ले लिया। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये वर्ड बड़ा सुनने के लिए मिलेगा कि आप एक पिस्टन लेते हो, मूवेबल, फ्रिक्शनलेस। में यहां पे थोड़ा सा याद दिला दो आपको किस पिस्टन की बात कर रहा हूं। देखो इस तरह से आप एक कंटेनर लेते हो जिसके अंदर गैस भरी होती है, और यहां पर कहीं पर एक पिस्टन लगा होता है। ठीक, इस तरह से। अब अगर मान के चलो कि अगर गैस एक्सपांड हो रही है, गैस क्या है, सिस्टम है, गैस क्या है, सिस्टम है, गैस एक्सपांड हो रही है, इसके एक्सपांशन से ये पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है। देखो इस तरह से पिस्टन मूव करके यहां चला गया, तो किसने काम किया, इस गैस ने काम किया। गैस को मैं किस रूप में देखूंगा, गैस को मैं सिस्टम के रूप में देखूंगा। तो काम किसने किया, सिस्टम ने काम किया। जैसे ये सिस्टम काम करेगा, किसके ऊपर काम किया, बाहर, बाहर काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। फिर से जरा देखो क्या बोल रहा हूं मैं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तब वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। तो ऐसे केस में जब गैस हमारी एक्सपांड होगी, गैस हमारी क्या होगी, एक्सपांड होगी। मैं यहां पे लिख देता हूं, गैस का क्या हो रहा है बच्चा, यहां पर सिस्टम का एक्सपांशन हो रहा है। जब गैस एक्सपांशन दिखाएगा, सिस्टम एक्सपांड हो रहा है या फिर गैस एक्सपांड हो रहा है, तब पिस्टन ऊपर मूव करता है। ऐसे केसेस में W जो होगा वो नेगेटिव रहेगा। ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब आप चैप्टर से डील करते हो तो इसके डेरिवेशन के साथ ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं और आप समझ नहीं पाते हो क्या चल रहा है। बट अगर आप पहले से जानते हो कि हाँ यार, सिस्टम मतलब गैस, और गैस का एक्सपांशन मतलब गैस काम कर रहा है, गैस काम कर रहा है मतलब सिस्टम काम कर रहा है। अच्छा, सिस्टम काम करेगा तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम है,
वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अच्छा, बाय द सिस्टम में तो वर्क डन हमारा नेगेटिव आना चाहिए, आया समझ में। और यही अगर मैं पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाऊं, ऊपर से अगर मैं क्या करूं, प्रेशर अप्लाई करूं, मैं सामने से मैं खुद प्रेशर लगा रहा हूं, तो मैं क्या हूं, सराउंडिंग हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो सेकंड केस आ रहा है आपको यहां पर कि ऑन द सिस्टम हुआ, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई एकदम अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं हीट सप्लाई करता हूं, अगर सिस्टम ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब कर लिया, हीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो क्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर हीट रिलीज हो रहा है सिस्टम में से, तब क्यू मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये भी आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। और इसी के ऊपर निकलता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ध्यान से देखना जरा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होता है, जो ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी होता है, वो कुछ इस तरह से देखा जाता है। पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है। देखो, चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन जो होता है, चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, ये मैं बोल रहा हूं फॉर द रिएक्शन, ठीक है। फॉर द रिएक्शन हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो डेल्टा एच है फॉर द रिएक्शन, वो होता है समेशन ऑफ डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्टेंट। ये है आपका चेंज इन एंथैल्पी। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छे अच्छे लेवल पे समझ में आ रही है? ध्यान से देखना जरा। अब अपना दिमाग जरा चलाते हैं। यहां पर बोला है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जनरली हम जो समझते हैं कि हीट बाहर जाना चाहिए, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट बाहर जाना चाहिए। अच्छा, हीट बाहर जा रहा है, सोचो पहले जरा, हीट बाहर जा रहा है मतलब हीट रिलीज हो रहा है। अच्छा, रिलीज कब होगा? जब क्यू मेरा नेगेटिव होगा। अच्छा, नेगेटिव आने के लिए इस कंडीशन में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे बोलो? ये मेरा डेल्टा एच जो है नेगेटिव कब आएगा, यही मुझे जानना है। डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा? तो आप बोलेंगे सर एक्सोथर्मिक तब पॉसिबल है, बहुत ध्यान से देखना, एक्सोथर्मिक तब पॉसिबल है जब समेशन ऑफ डेल्टा एच आर इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ डेल्टा एच पी। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे, तब ऑटोमेटिक जो है कि डेल्टा एच आर जो है आपका नेगेटिव आ जाएगा। तब अल्टीमेटली क्या आएगा बच्चा, इससे इससे क्या समझ में आएगा, इससे ये समझ में आएगा कि भाई डेल्टा एच आर जो है वो अल्टीमेटली नेगेटिव आएगा। अच्छा, ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हीट इज रिलीज्ड। अच्छा, हीट इज रिलीज्ड मतलब क्या हो गया? हीट इज रिलीज का मतलब है एक्सोथर्मिक। देखो कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ये लोग। एक्सोथर्मिक, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? एक्सोथर्मिक के लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट है? ये फॉर्मूला है जो आप डायरेक्टली चैप्टर के अंदर सीखते हो कि भाई फॉर द रिएक्शन डेल्टा जो आपका रिएक्शन उसका जो एंथैल्पी होता है वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। अच्छा, प्रोडक्ट अगर आपका बड़ा हो गया, रिएक्टेंट छोटा हो गया, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव मतलब एब्जॉर्ब हो गया। मुझे नेगेटिव में आंसर चाहिए, तो ये बड़ा करना पड़ेगा, ये छोटा करना पड़ेगा, मतलब रिएक्टेंट हमारा बड़ा होगा, प्रोडक्ट हमारा छोटा होगा। बोलो समझ में आया? अब यही कंडीशन अगर मैं एंडोथर्मिक के लिए बोलूं आपसे, तो आप बोलेंगे सर बहुत ईजी है। एंडोथर्मिक के लिए कंडीशन होगा कि डेल्टा एच प्रोडक्ट जो है वो बड़ा होना चाहिए डेल्टा एच रिएक्टेंट के कंपेयर में, क्योंकि जब ऐसा होगा तो इससे सीधा सीधा हमको समझ में आ रहा है कि इससे जो डेल्टा एच आर होगा, आर मतलब गड़बड़ मत कर देना, दो दो आर है तो गड़बड़ मत करना, ये स्मॉल आर है, ठीक है। इसको समेशन के रूप में लिखता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको समेशन के रूप में लिखता हूँ, ठीक है, ये समेशन है। ये स्मॉल आर मतलब रिएक्शन वाला आर, कैपिटल आर मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट, स्मॉल आर का मतलब रिएक्शन वाला। तो ये जो होगा हमारा, ये अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगा। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव का मतलब हुआ कि सर हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट इज एब्जॉर्ब जो हमने पढ़ा था कि जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव आता है। अच्छा, ये हीट एब्जॉर्ब हुआ, इसका मतलब है कि सर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। क्या ये कंसेप्ट एकदम दिमाग की नसों में अब उतर गया एकदम अच्छे से? सबको समझ में आ रहा है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी ये, बहुत अपने आप में मजेदार चीज थी जो आपको मालूम होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी किसको बोलते हैं? एंट्रोपी मतलब रेंडमनेस। मान के चलो, देख लो यहाँ पर एंट्रोपी, मान के चलो कि मेरे पास आइस है, ठीक है, इस तरह से मैंने आइस लिया हुआ है,
इसको थोड़ा सा मैंने हीट किया, जैसे मैंने इस आइस को हीट किया तो ये सेम चीज मुझे मिल गई लिक्विड के अंदर। ये सेम चीज किस में मिल गई मुझे? लिक्विड के अंदर। मैंने हीटिंग कंटिन्यू रखा तो ये सेम चीज मुझे मिल गया गैस के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो रैंडमनेस है वो किस में देखने के लिए मिल रहा है? तो आपको ये समझना है कि भाई जब यहां से यहां मैं जाऊंगा तो जो चेंज इन एंट्रोपी है वो बढ़ता है, मतलब डेल्टा एस बढ़ता है। फिर जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो डेल्टा एस मेरा और ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंट्रोपी होती है, सिंपल लैंग्वेज में एंट्रोपी मतलब होता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ रैंडमनेस, टू मेजर द अमाउंट ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस कौन कितना दिखा रहा है उसी को हम एंट्रोपी बोलते हैं, या डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस, क्या ये बात समझ में आ रही है? डिसऑर्डरनेस जो होता है या रैंडमनेस जो होता है उसको जो हम मेजर करते हैं उसको ये एंट्रोपी बोलते हैं, उसको एस से दिखाते हैं। और चेंज इन एंट्रोपी जो होता है, जितना ज्यादा रैंडमनेस रहेगा उतना ज्यादा आपका चेंज इन एंट्रोपी बढ़ेगा। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? बेसिकली जितना ज्यादा आपका रैंडमनेस रहेगा, जितना ज्यादा आपका चीजें बिखरी रहेंगी, इधर उधर रहेंगी, उतना ज्यादा रैंडमनेस है, उतना ज्यादा एंट्रोपी है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक एकदम परफेक्ट ऐसे अलाइन किया हुआ है, मैंने एकदम हर एक चीज को मैंने एकदम संभाल के सही तरीके से रखा हुआ है, उसमें एंट्रोपी कम है या ज्यादा है, या फिर कोई चीज बहुत ज्यादा बिखरी पड़ी हुई है उसमें एंट्रोपी कम है या ज्यादा है। तो जो चीज बिखरी पड़ी हुई है यहाँ वहां एकदम रैंडम मोशन में है वो एंट्रोपी ज्यादा है, और जिसमें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मैंने रखा हुआ है उसमें रैंडमनेस कम है, इसका मतलब उसमें एंट्रोपी कम है। तो इसमें एंट्रोपी कम होगी क्योंकि ये आइस एकदम परफेक्ट है। लिक्विड में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, गैस में और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एंट्रोपी अपने दिमाग में सेट करना है कि भाई रैंडमनेस से रिलेटेड है, डिसऑर्डरनेस, कितना ज्यादा कोई चीज बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है गिब्स एनर्जी। जनरली समझने के लिए गिब्स एनर्जी स्पॉन्टेनिटी को चेक करने के लिए बनाया गया था। गिब्स एनर्जी कुछ अलग नहीं है। गिब्स एनर्जी जो है कि केमिस्ट का नाम था जिन्होंने स्पॉन्टेनिटी को चेक करने के लिए कि कोई चीज स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए बनाया गया था। कि भाई जी इक्वल टू, जनरली जब आप बोलते हो कि भाई एस, मतलब जो आपका प्रॉपर आंसर जो होता है गिब्स के लिए, देख लो यहाँ पर इस तरह से, गिब्स एनर्जी जिसको हम जी से दिखाते हैं, तो जी इक्वल टू एच माइनस टी इंटू एस ये होता है। लेकिन अगर हम इसका डेल्टा जी निकालें, चेंज इन गिब्स एनर्जी, तो हमें ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए गिब्स एनर्जी के बारे में। किस लिए काम आता है? स्पॉन्टेनिटी निकालने के लिए। स्पॉन्टेनिटी निकालने के लिए, स्पॉन्टेनियस कोई रिएक्शन है कि नहीं है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? जो चीज अपने आप से हो जाती है। अगर मैंने बोला कि आप पढ़ाई में स्पॉन्टेनियस हो, मतलब आप किसी दबाव के, बिना किसी दबाव के आप पढ़ाई करते हो, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जब चीज कोई अपने आप से होती है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो कोई चीज अपने आप से हो रही है या फिर उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उसको कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की मदद से उसको करवाया जा रहा है, तो वो चीज का पता लगाने के लिए हम जो है कि गिब्स एनर्जी का यूज करते हैं। गिब्स एनर्जी जो होता है बच्चा, उसके पहले कहीं ना कहीं एंट्रोपी का यूज करते थे हम लोग। स्पॉन्टेनिटी को चेक करने के लिए पहले हम एंट्रोपी का यूज करते थे। एंट्रोपी से बहुत सारी चीजें हमको समझ में आ जाती थी कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। बट उसी चीज को और वेरीफाई करने के लिए गिब्स एनर्जी आया। तो गिब्स एनर्जी कुछ नया चीज नहीं है। गिब्स एनर्जी और जो एंट्रोपी दोनों का एक ही काम है, स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए। स्पॉन्टेनिटी का मतलब कोई चीज, कोई रिएक्शन अपने आप से हो रहा है या फिर जबरदस्ती करवाया जा रहा है, इसी चीज को पता करने के लिए गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी का जो कि खोज किया गया या फिर मार्केट में ये लोग। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है केमिकल थर्मोडायनामिक्स में वो यहाँ पर खत्म हुआ। इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए इस चैप्टर में। तो आप इस चैप्टर में एकदम बढ़िया लेवल पे कमांड करके रखेंगे कि हाँ यार मुझे अब हर एक चीज आ रही है, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो सीटी हो, हर एक चीज में आप धमाल मचा देंगे। ठीक है, मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।